नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान जिला दर्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन जिलेवार सभी जिलों का अध्ययन करेंगे। जिसमें आज शुरुआत करते हैं बाड़मेर जिले के बारे में। बाड़मेर की क्या इतिहास है, क्या बाड़मेर की कला संस्कृति है और क्या बाड़मेर की भौगोलिक विशेषता हैं, उनके बारे आज अपन अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बाड़मेर के बारे में। सबसे पहले बाड़मेर की स्थापना के बारे में बात करते हैं कि बाड़मेर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो 1246 में बाहड़देव किसके द्वारा की गई थी। बाहड़देव राजा जो परमार वंशीय राजा थे, इनके द्वारा 1246 में बाड़मेर की स्थापना की गई थी। या अपन इसको कह सकते हैं 13वीं शताब्दी में। कब की गई थी? 13वीं शताब्दी में। जो इन्होंने बाड़मेर की स्थापना की थी वो बाड़मेर था जूना बाड़मेर। जूना बाड़मेर। इन्होंने जूना बाड़मेर के अंदर एक गढ़ का निर्माण कराया, छोटे से किले का निर्माण कराया, जिसे अपन कहते हैं जूना बाड़मेर गढ़, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जूना बाड़मेर गढ़। फिर बात करते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच। 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच जो हमारा वर्तमान बाड़मेर है, उस वर्तमान बाड़मेर की स्थापना किसने की थी? रावत भीमोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रावत भीमोजी के द्वारा की गई थी। और जो हमारा वर्तमान बाड़मेर है, इनके द्वारा वर्तमान बाड़मेर, और जो हमारा वर्तमान बाड़मेर है वह इस जूना बाड़मेर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो जूना बाड़मेर की स्थापना 1246 के अंदर बाहड़देव, और वर्तमान जो बाड़मेर है इसकी स्थापना किसने की थी? रावत भीमोजी ने स्थापना की थी। फिर अपन बात करते हैं बाड़मेर की स्थिति के बारे में कि बाड़मेर अपने राजस्थान के अंदर कौन सी जगह पर आया हुआ है। जैसे माना कि आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप के अंदर हमारा बाड़मेर जैसलमेर के नीचे, जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, और जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला आया हुआ है? बाड़मेर आया हुआ है। तो जैसे अपन थोड़ी सी बात करते हैं, ये अपना है बाड़मेर, ये अपना कौन सा जिला है? बाड़मेर। ऊपर कौन सा जिला है? जैसलमेर। बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर। इधर है अपना जोधपुर, और बाड़मेर के साथ में थोड़ी सी सीमा कौन बनाता है? थोड़ी सी सीमा बाड़मेर के साथ में किसकी लगती है? पाली की लगती है। तो ये माना की सीमा होगी पाली की। और जस्ट बाड़मेर के नीचे ये है जालोर। कौन सा जिला है? जालोर जिला है। फिर बात करते हैं, ये तो होगी बाड़मेर के सीमा वाले जिले। फिर बात करते हैं बाड़मेर है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है। तो जैसे ये हो गया बाड़मेर से, जैसलमेर से ऊपर अपना बीकानेर है, और बीकानेर से ऊपर गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। ध्यान दीजिए, जो हमारी पाकिस्तान की सीमा लगती है वो बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर। कितनी सीमा है? 228 किलोमीटर। जो आप देख रहे हैं यह सीमा है पाकिस्तान की, और बाड़मेर के अंदर पाकिस्तान की सीमा का जो अंतिम बिंदु है वो है शाहगढ़। कौन सा बिंदु है? शाहगढ़। और ऊपर की ओर बात करें तो गंगानगर के अंदर है हिंदूमल कोट। कौन सा स्थान है? हिंदूमल कोट। अर्थात अपन कह सकते हैं गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा लगती है, और वह सीमा पाकिस्तान की कुल सीमा राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर लगती है। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की भारत के साथ में कुल सीमा, तो वो तो अपनी हो जाएगी 3310 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान की लगती है, जिसमें बाड़मेर के अंदर अंतिम बिंदु हो जाएगा शाहगढ़। अब ध्यान दीजिए आगे, जो हमारा शाहगढ़ है, इस शाहगढ़ से आगे ये अपना कौन सा राज्य आ जाता है? गुजरात। क्योंकि बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ में भी लगती है, तो ये अपना आ गया गुजरात। बाड़मेर की गुजरात के साथ में सबसे न्यूनतम सीमा लगती है। तो ये तो होगी मित्रों अपने बाड़मेर की स्थिति के बारे में बातचीत। फिर बात करते हैं बाड़मेर का क्षेत्रफल। तो बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वह है 28,387
वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को किससे देखते हैं, वर्ग किलोमीटर, 28,387 वर्ग किलोमीटर, जो बाड़मेर अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। तो पहला बड़ा जिला कौन सा है, पहला बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, पहला बड़ा जिला है जैसलमेर। अगर जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा बड़ा जिला अपना बाड़मेर हो गया। और अगर तीसरे बड़े जिले की बात की जाए तो वो अपना है बीकानेर। अगर चौथा उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में नागौर। तो ये जिलों का क्रम है। फिर बात करते हैं अपने बाड़मेर को जिले का दर्जा कब दिया गया, बाड़मेर को जिले का दर्जा आपको याद होगा। एकीकरण के कुल कितने शरण संपन्न हुए थे, एकीकरण के कुल 7 शरण संपन्न हुए थे। उन 7 शरण में से जब हमारे चतुर्थ शरण का कार्य पूरा हुआ, अर्थात चतुर्थ शरण का कार्य कब पूरा हुआ, 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चतुर्थ शरण में बाड़मेर को जिले का दर्जा दिया गया था। बाड़मेर को जिले का दर्जा कब दिया गया था, एकीकरण के चतुर्थ शरण में, अर्थात 30 मार्च 1949 को। तो ये तो बात होगी बाड़मेर की नॉर्मल स्थिति के बारे में बात। फिर अपन बात करते हैं बाड़मेर के कुछ इतिहास के बारे में, जिसके अंतर्गत बात करते हैं अपन सिवाना दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना दुर्ग वर्तमान में सिवाना के अंदर आया हुआ है, सिवाना बाड़मेर के अंदर है। अब सिवाना के अंदर जो वर्तमान में दुर्ग है, ये दुर्ग खंडहरों के अंदर तब्दील हो गया है, क्योंकि इसका संरक्षण नहीं किया गया। संरक्षण नहीं करने के कारण ये अब वर्तमान में खंडहरों में परिवर्तित हो गया है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसका, सिवाना दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर, 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार के द्वारा, वीर नारायण पंवार द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। फिर बात करते हैं इस किले में इतिहास के 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे, 2 साके। इतिहास के 2 साके मित्रों। साके क्या होते हैं, जब किसी किले पर आक्रमण होता है और आक्रमण के अंदर किले में जो राजा होते हैं, उस राजा के युद्ध में हारने की संभावना होने पर जो भी किले की जो रानियां होती है, वो रानियां एक बहुत ही बड़े अग्निकुंड का निर्माण करती है और उस अग्निकुंड के अंदर अपने सतीत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसमें कूद जाती है। और जो पुरुष होते हैं, राजा होते हैं, वे केसरिया कर लेते हैं। और केसरिया हमारे यहाँ बलिदान का प्रतीक है। तो यहाँ पर कितने साके हुए, 2 साके हुए सिवाना दुर्ग में, जिसमें पहला साका है 1308 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1308 ईस्वी में। क्यों हुआ था, क्योंकि एक राजा जिसने आक्रमण किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया था, 1308 के अंदर। यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा था सातल देव। यहाँ का राजा कौन था, सातल देव। अर्थात सातल देव की रानियों ने यहाँ पर जोहर किया। फिर बात करते हैं दूसरा साका हुआ था 1587 ईस्वी में। आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, आक्रमण किया गया था अकबर के द्वारा। आक्रमण किया गया था अकबर के द्वारा। और साका किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में किया गया था, वो है वीर कला राठौड़ के नेतृत्व में साका किया गया था। और ध्यान दीजिए, जो हमारे वीर कला राठौड़ है, ये वर्तमान में राजस्थान में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। लोग इनकी पूजा करते हैं। आगे बात करते हैं अपन कुछ इतिहास के कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर सबसे पहले बात की जाए कि इनका जन्म कनाना गांव के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कनाना। इनके पिता का नाम था आस्करण।
इनके पिता का नाम क्या था? आस्करण। ये बहुत ही अपने मारवाड़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। बात करते हैं इनकी दो उपनाम से है, लोग इनको उपनाम से जानते हैं। वो है, एक तो इनको कहते हैं राठौड़ों का यूलिसिस। इनको क्यों कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसिस। और दूसरा है राजपुताने का गैरीबाल्टी। राजपुताने का गैरीबाल्टी। फिर बात करते हैं ये जो दोनों ही जो उपनाम हैं ये इसे किसने दिए थे? तो ये नाम प्रदान किए थे राजस्थान के बहुत ही बड़े इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ये दोनों उपनाम प्रदान किए थे या कहे थे, जो राजस्थान के बहुत ही बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। फिर बात करते हैं जो हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के सेनापति रहे हैं और अजीत सिंह के ये संरक्षक भी रहे हैं। औरंगजेब दिल्ली के बादशाह द्वारा जसवंत सिंह प्रथम को काबुल एक अभियान पर भेजा गया, जहां पर जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो दोनों पत्नियां साथ में होती है और दोनों पत्नियां गर्भवती होती है। उनकी पत्नियों को औरंगजेब द्वारा दिल्ली बुला लिया जाता है, जहां पर दो बच्चों का जन्म होता है। एक की तो मृत्यु होती है, लेकिन दूसरे बालक का नाम अजीत सिंह। दूसरे बालक का नाम क्या होता है? अजीत सिंह। जो औरंगजेब है वो इस अजीत सिंह को मारना चाहता था, लेकिन हमारे जो वीर दुर्गादास राठौड़ है और इन्होंने कुछ साथियों ने इस अजीत सिंह को वहाँ से सुरक्षित बसा लिया था और मारवाड़ का राजा बनाने में बहुत ही सहयोग किया था। इसलिए अपन क्या कहते हैं, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश का उद्धार करने के लिए किसको जाना जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। तो अपन लिखते हैं कि यह जसवंत सिंह प्रथम के जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के सेनापति रहे और अजीत सिंह के संरक्षक भी रहे। फिर बात करते हैं कुछ समय पश्चात जब अजीत सिंह राजा बने तो अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ के बीच में नहीं बनी और अजीत सिंह ने इनको देश निकाला दे दिया। बाद में ये जो हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ है ये उज्जैन एमपी चले गए। कहाँ चले गए? उज्जैन कहाँ पर आया हुआ? एमपी के अंदर। उज्जैन एमपी के अंदर चले गए, जहाँ पर इनकी मृत्यु होगी। तो इनकी समाधि है उज्जैन एमपी के अंदर ही। एक नदी है शिप्रा नदी। कौन सी नदी है? शिप्रा नदी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन एमपी में वीर दुर्गादास राठौड़ की समाधि है। तो ये बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के एक लोक देवता है मल्लीनाथ। किसके बारे में बात करते हैं? मल्लीनाथ के बारे में। मल्लीनाथ कहाँ के निवासी थे? खेड़ बाड़मेर। खेड़ जो बालोतरा के पास में आया हुआ छोटा सा ग्राम है। खेड़ जो बालोतरा के पास में आया हुआ छोटा सा ग्राम है। फिर बात करते हैं जो मल्लीनाथ है वो वर्तमान में अपने पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोग मल्लीनाथ और इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपादे। पत्नी का नाम था रानी रूपादे। लोग हैं इनकी और इनकी पत्नी की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। बात करते हैं जो मल्लीनाथ है वो बहुत ही एक पराक्रमी एवं शक्तिशाली व्यक्ति थे। पराक्रमी और एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और इन्होंने अपने ही पराक्रम के कारण अपने आसपास का जो भी क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था और वही क्षेत्र बाद में मालानी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन से नाम से प्रसिद्ध हुआ? मालानी। और जो मालानी नाम है वो किसके नाम पर पड़ा था? मल्लीनाथ के नाम पर ही। जो वर्तमान यहाँ का जो क्षेत्र है उसे अपन मालानी नाम कहते हैं। फिर मल्लीनाथ का जो समाधि है वो तिलवाड़ा के अंदर है। इनका जो भव्य मंदिर बना है वो मंदिर कहाँ पर बना है? तिलवाड़ा में। कहाँ पर बना है? तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा के अंदर इनका एक मेला भरता है जिसे अपन कहते हैं तिलवाड़ा पशु मेला। इस मेले के अंदर बहुत सारे पशुओं का
क्रय विक्रय किया जाता है। इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? जैसे माना जाता है कि मलिन आदि ने एक बार जब गद्दी पर बैठे थे, इन्होंने बहुत ही बड़े विशाल समारोह का आयोजन करवाया। उस समारोह के अंदर बहुत ही दूर दूर से लोग आए थे और उस समारोह में जो लोग आए थे वो अपने साथ में ऊँट है, घोड़े हैं, गधे, इस प्रकार बैल, पशु लेकर जब समारोह अपना समाप्त हुआ था तो जो भी व्यक्ति अपने पशु लेके आए थे उन पशुओं का वापस जाते समय उन्होंने आदान प्रदान किया और उसी परंपरा के साथ में यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है और वह मेला चैत्र कृष्णा एकादशी से शुक्ला एकादशी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। जो ये मेले, इस मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। इनकी समाधि भी कहाँ पर बनी हुई है? तिलवाड़ा के अंदर ही इनकी समाधि बनी है। तिलवाड़ा के अंदर इनकी समाधि बनी है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला भरता है, जिसे कहते हैं तिलवाड़ा पशु मेला। क्या कहते हैं? तिलवाड़ा पशु मेला। आगे अपन बात करते हैं ईश्वरदास जी बारट के बारे में। ईश्वरदास जी बारट के बारे में अगर बात की जाए, इनका जन्म, तो इनका जन्म भाद्रेस बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनका जन्म भाद्रेस ग्राम बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। लोग है वो ईसरो परमेश्वरों के नाम से भी जानते हैं, तो इनका उपनाम हो गया ईसरो परमेश्वरों। क्या नाम हो गया? ईसरो परमेश्वरों। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, तो उनके ग्रंथों की बात करते हैं। सबसे पहला ग्रंथ है जिसके अंतर्गत हाला झालारी, कुंडलियाँ, गुण भागवत, हरि पुराण, इस प्रकार के कुछ ग्रंथ है। तो हाला सालारी, हाला झालारी, कुंडलियाँ, गुण भागवत, हरि पुराण, गुण भागवत, गुण हंस, एक है देवीयान। इस देवीयान ग्रंथ के अंदर करणी माता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? करणी माता का उल्लेख किया गया है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान के बहुत ही बड़े लोक देवता रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? रामदेव जी, जिसे लोग रामा पीर के भी नाम से जानते हैं। एकमात्र ऐसे देवता जिनको लोग, मुस्लिम लोग भी इनकी पूजा करते हैं। तो बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। इनका जन्म ऊंडू कश्मीर में 1405 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऊंडू कश्मीर में। ऊंडू कश्मीर में कब हुआ था? 1405 ईस्वी में इनका जन्म है। ऊंडू कश्मीर में 1405 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमल दे और इनकी माता का नाम मैणा दे था। इनके पिता की कोई संतान नहीं हो रही थी, तब इनके पिताजी द्वारिका गुजरात में गए, जहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की भगवान की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना की, हे भगवान मुझे मेरे समान पुत्र दीजिए। और कुछ समय पश्चात इनके 2 पुत्र होते हैं, जिसमें बड़े का नाम है वीरमदेव और छोटे भाई का नाम है रामदेव। रामदेव है वो जन्म से ही चमत्कारिक शक्तियाँ इनके पास प्राप्त थी। तो बात करते हैं इनको, रामदेव जी को लोग है वो विष्णु का अवतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? विष्णु का अवतार। और लोग इन्हें राम शाह पीर के, जो मुस्लिम लोग हैं वो इन्हें राम शाह पीर के नाम से पूछते हैं। जो हमारे रामदेव जी है ये एक सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है। रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता भी कहते हैं। रामदेव जी का जो भव्य मंदिर है वो भव्य मंदिर रोनिसा पोखरण जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो इनका जो मंदिर है वह
रूणीसा पोकरण, पोकरण आया हुआ है जैसलमेर के अंदर, वहाँ पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर पर एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और वह मेला भाद्रपद, मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला बीज से 11 तक, जिसे लोग भादवा का मेला भी कहते हैं। रामदेव जी की समाधि इस रूणीसा पोकरण के अंदर ली हुई है। रामदेव जी का जो मेला बता है, इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य। इस 13 ताली नृत्य के अंदर जो कामड़ जाति की एक विशेष जाति, कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है और इस नृत्य के अंदर जो महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, वे अपने शरीर पर 13 मजीरे बांधकर नृत्य करती है और इस नृत्य के अंदर 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे मुंह से रुमाल उठाना, मुंह में कटार रखकर, तलवार रखकर नृत्य करना। तो इनके मेले का मुख्य जो आकर्षक का केंद्र है वह है 13 ताली नृत्य। इस 13 ताली नृत्य को कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है? कामड़ जाति की स्त्रियां इस नृत्य को करती है। इस नृत्य के अंदर मैंने बताया कि 13 मजीरे बांधे जाते हैं शरीर के ऊपर और 13 प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। फिर बात करते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है और एक प्रकार से व्यावसायिक नृत्य भी है। फिर बात करते हैं, रामदेव जी के द्वारा एक ग्रंथ का निर्माण किया गया, वो है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ ग्रंथ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रामदेव जी के द्वारा। अपन कह सकते हैं एकमात्र देवता जो लोक कवि भी है, इनको लोक कवि के भी नाम से जानते हैं। रामदेव जी के द्वारा भैरव नामक राक्षस को मारकर लोगों को इस भय से मुक्ति भी दिलाई थी। फिर बात करते हैं अपन आलम जी के मंदिर के बारे में। आलम जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? धोरीमना के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है? धोरीमना, जो बाड़मेर के अंदर है, धोरीमना के अंदर बना हुआ। और जो आलम जी का मंदिर है, यहाँ पर घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल भी है। और जो हमारे आलम जी है, यहाँ पर जैतम लथो राठौड़ के रूप में ये फेमस है। आगे अपन बात करते हैं किराड़ू मंदिर के बारे में, जो कहाँ पर बने हुए हैं? बाड़मेर में हाथमा गांव में किराड़ू के मंदिर बने हुए हैं। और यह मंदिर है वो परमार कालीन 9वीं-10वीं शताब्दी के मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। यह परमार कालीन 9वीं-10वीं शताब्दी के मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मंदिर है वो अधिकतर शिव और विष्णु के मंदिर बनाए गए हैं। और जो किराड़ू के मंदिर बने हैं, इनको अपन राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एमपी के अंदर खजुराहो में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा वहाँ पर एक विशेष मंदिरों के समूह का निर्माण किया गया है। और जो मंदिर है वह मंदिर महामारू शैली के अंदर बनाए गए हैं। कौन सी शैली के अंदर? महामारू शैली, या इसे अपन नागर शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली भी कहते हैं। और इस शैली के अंदर एमपी खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया है। जो यहाँ पर जो मंदिरों की विशेषता है वो काफ़ी सारी विशेषता हमारे किराड़ू मंदिरों से मिलती जुलती है। इस कारण अपन किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। और इनकी भी शैली की बात की जाए तो यह भी महामारू शैली के अंदर निर्मित है। जो किराड़ू है, किराड़ू का प्राचीन नाम था किरातकूप। इनका प्राचीन नाम क्या है?
किरातकूप, जिसे अपन राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, इनका प्राचीन नाम किरातकूप है। फिर अपन बात करते हैं वर्मा जी के मंदिर के बारे में। वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आसोतरा, आसोतरा बालोतरा के पास में आया हुआ छोटा सा ग्राम है। आसोतरा बाड़मेर के अंदर किसका मंदिर बना हुआ है? वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण 1984 के अंदर 1984 में संत श्री खेताराम जी के द्वारा कराया गया था। खेताराम जी को जो राजपुरोहित समाज के लोग हैं वो खेताराम जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। इसका निर्माण 1984 के अंदर करवाया गया था। फिर बात करते हैं जो वर्मा जी का मंदिर है यह आधुनिक मंदिरों की श्रेणी में आता है। अपन कह सकते हैं आधुनिक वर्मा जी का मंदिर, आधुनिक वर्मा जी का मंदिर है राजस्थान में। इसके अलावा दो और मंदिर है। एक मंदिर है अपना पुष्कर में, कहाँ पर है? पुष्कर में। और दूसरा मंदिर है सिस बांसवाड़ा, कहाँ पर है? सिस बांसवाड़ा, जो सबसे पुराना मंदिर है। ये आधुनिक मंदिर है। फिर अपन बात करते हैं पार्श्वनाथ के मंदिर के बारे में। पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? नाकोड़ा। तो नाकोड़ा ये भी बाड़मेर के पास में है, सॉरी बालोतरा के पास में है। नाकोड़ा जो बालोतरा के पास में आया हुआ। और यह इस पार्श्वनाथ के मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है? पार्श्वनाथ की, भगवान पार्श्वनाथ की। भगवान पार्श्वनाथ कौन थे? जैन समाज के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। नाकोड़ा को अपन मेवा नगर भी कहते हैं, अर्थात नाकोड़ा का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम था मेवा नगर। इन्हें अपन मेवा नगर के भी नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? हल्देश्वर सिवाना के अंदर आया हुआ है। तो इस हल्देश्वर महादेव मंदिर को अपन राजस्थान का लघु माउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का लघु माउंट। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? हल्देश्वर पिपलुद बाड़मेर, पिपलुद सिवाना के अंदर आया हुआ है, जिसे अपन राजस्थान का लघु माउंट भी कहते हैं। राजस्थान का लघु माउंट भी कहते हैं। फिर थोड़ी सी बात करते हैं विरातरा माता का मेला। विरातरा माता का मेला कहाँ पर लगता है? विरातरा सोहटन के में, विरातरा सोहटन में। और विरातरा माता को अपन कहते हैं भूपों की कुल देवी। किसकी कुल देवी? भूपों की कुल देवी। फिर अपन बात करते हैं सुइया मेला। सुइया मेला सोहटन बाड़मेर, सोहटन में बताता है। इस सुइया मेला, इसका आयोजन 12 वर्ष के बाद में करने के कारण इसे अपन अर्ध कुंभ मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध कुंभ मेला। तो ये हो गया अपना सुइया मेला। आगे अपन बात करते हैं गडरा रोड शहीद स्मारक के बारे में। और यह शहीद स्मारक 1965 और 71 के युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया स्मारक है। तो गडरा रोड शहीद स्मारक, गडरा रोड शहीद स्मारक कहाँ पर बनाया हुआ है? गडरा रोड ग्राम के अंदर। गडरा रोड में क्यों बनाया गया है? 1965 और 1971 युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया स्मारक है। फिर अपन बात करते हैं आंगी बांगी गहर। आंगी बांगी गहर कहाँ की प्रसिद्ध है?
कनाना या ये सनावड़ा की भी प्रसिद्ध है बाड़मेर। फिर आगे बात करते हैं, सिद्दीक खां मिरासी एक व्यक्ति है, सिद्दीक खां मिरासी, जो कहाँ के निवासी हैं, झैंपली ग्राम के, झैंपली बाड़मेर, झैंपली ग्राम के निवासी है। और यह जो सिद्दीक खां मिरासी है, यह खड़ताल के जादूगर, खड़ताल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह खड़ताल वाद्य यंत्र के, इन्हें जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ताल के जादूगर। अगर बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर दो प्रकार के महोत्सव, एक तो है बैलून महोत्सव जिसका आयोजन अप्रैल माह में किया जाता है, और दूसरा है थार महोत्सव। तो बैलून और थार महोत्सव का आयोजन, थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, अपने बाड़मेर के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं बाड़मेर की कुछ भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत बाड़मेर, जो आपने बात की कि पहले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है। बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। कौन सा बड़ा जिला है, दूसरा बड़ा जिला है। अगर बाड़मेर की बात की जाए साक्षरता में, तो बाड़मेर की जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 56.50, ये बाड़मेर की साक्षरता है। बाड़मेर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, अपना बाड़मेर है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अपना बाड़मेर है। फिर आगे बात करते हैं, बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है। सर्वाधिक पशु संपदा जैसे बाड़मेर के अंदर ऊंट है, घोड़े हैं, बकरी है, भेड़ है, यह जीव बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। गधे हैं, ये जीव सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं बाड़मेर के अंदर सूखा बंदरगाह, जिसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, सूखा बंदरगाह बाखासर में, कहाँ पर, बाखासर में बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। फिर अपन आगे बात करते हैं, बाड़मेर में सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और जो ये स्तूप होते हैं ये गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील, और गतिशील होने के कारण ये बहुत ही विनाशकारी टीले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गतिशील और विनाशकारी ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, बाड़मेर के अंदर, और ये बीकानेर, जोधपुर और नागौर के कुछ इलाकों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं बाड़मेर के अंदर एक सर्वाधिक निकलने वाला तेल का कुआं है। सर्वाधिक तेल का उत्पादन कहाँ पर होता है, नागाना। कहाँ पर होता है, नागाना के अंदर तेल का कुआं है। और ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो नागाना है, नागाना से तेल को कहाँ पर ले जाया जाता है, सलाया गुजरात। कहाँ पर ले जाया जाता है, इस जो निकलने वाले इस तेल को सलाया गुजरात, जाफर रिफाइन करने के लिए इसको वहाँ ले जाता है। और जो ले जाया जाता है वह एक पाइपलाइन के द्वारा या पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाता है, और वह पाइपलाइन है जिसे अपन कहते हैं सलाया पाइपलाइन। सलाया पाइप लाइन। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है वो 600 किलोमीटर है, जो राजस्थान की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। और इसी के द्वारा ही नागण से निकलने वाले तेल को सलाया गुजरात के अंदर ले जाया जाता है, वहाँ पर रिफाइन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान के अंदर बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो बात करते हैं अपन राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये 2 जिलों के अंदर फैला हुआ। कितने जिलों के अंदर फैला हुआ, 2 जिलों के अंदर। एक तो हो गया अपना RJ04 मतलब बाड़मेर, दूसरा है RJ15 जैसलमेर, अर्थात ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। अगर बात की जाए इस राष्ट्रीय मरु उद्यान के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल है वो
3162 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो बाड़मेर के अंदर की बात करते हैं तो ये बाड़मेर के अंदर इसका क्षेत्रफल है वो 1262 वर्ग किलोमीटर है। अगर जैसलमेर के अंदर बात की जाए तो ये जैसलमेर के अंदर कितना फैला हुआ है 19 अर्थात 1900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल किसमें है, जैसलमेर में है। तो ये बात होगी अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान की। अपन बात करते हैं मुनाबाव के बारे में। मुनाबाव एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है जिसे अपन कह सकते हैं थार मरुस्थल का भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन। थार मरुस्थल का भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन। अगर बात की जाए कि थार मरुस्थल एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी तो थार मरुस्थल एक्सप्रेस की शुरुआत 17 फरवरी 2006 को हुई थी। फिर आगे अपन बात करते हैं लिग्नाइट विद्युत परियोजना। लिग्नाइट विद्युत परियोजना जो कहाँ पर संचालित की जा रही है, गिरल बाड़मेर में। कहाँ पर है, गिरल बाड़मेर, गिरल ग्राम है। इस ग्राम के अंदर इस परियोजना का जो संचालन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंदर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं 125 मेगावाट और 125 मेगावाट की दो इकाइयाँ हैं जिसके द्वारा कुल 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं रिफाइनरी की। बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लगाई गई है। इस रिफाइनरी का शिलान्यास है वो 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया। और बात करते हैं इसका जो काम शुरू हो गया, इसकी लागत की बात करते हैं तो 43,129 करोड़ रुपए इनकी लागत है। और जो इसका काम पूरा होगा वो होगा 2022 में इसको पूरा करने का टास्क लिया गया है। फिर बात करते हैं अपन कुछ प्रिंट्स है। क्या है, प्रिंट जैसे कुछ कलाकारी की जाती है। बाड़मेर के अंदर दो प्रकार की कलाकारी है। एक तो है अपनी अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट है, अजरक प्रिंट। दूसरी है अपनी मलीर प्रिंट। अजरक प्रिंट के अंदर दो प्रकार के रंग है, एक तो नीला और दूसरा लाल। अर्थात इसके अंदर नीला और लाल रंग और इसके अंदर काला और कथई रंग का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की बाड़मेर के अंदर की जाने वाली सॉल्व पर कलाकारी है। फिर अपन बात करते हैं एक सुजलम परियोजना है। क्या है, सुजलम परियोजना। इस परियोजना का संबंध है खारे पानी को मीठा करने से। किसका, कैसे संबंध है इसका, खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने से जो परियोजना का संबंध है वो है अपनी सुजलम परियोजना। झील है पचपदरा झील। यह खारे पानी की झील है जहां पर किसका उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। NaCl जो हमारा नमक है वो 98% शुद्ध नमक है। यहाँ का जो नमक है वो 98% तक शुद्ध नमक है। और यहाँ का जो नमक है, जो नमक का जो उत्पादन किया जाता है वो खारवाल जाति के द्वारा, मोरली झाड़ी के द्वारा। कौन सी जाति के द्वारा, खारवाल जाति के लोगों द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। किसकी सहायता से, मोरली झाड़ी की सहायता। लेकिन वर्तमान में पचपदरा में रिफाइनरी को लगाने के कारण यहाँ जो झीलें हैं वो काफ़ी सारी झीलें नष्ट हो चुकी है। एक अभियान है जिसे अपन कहते हैं सारे जहां से, जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। वैसे भी हमारा जो बाड़मेर है वो एक मरुस्थल का इलाका है, लेकिन इस मरुस्थल के अंदर भी कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ पर 2006 में कवास ग्राम में क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। बाड़मेर के अंदर मरुस्थल का क्षेत्र होने के कारण भी बाड़मेर में 2006 में कवास में बाढ़ आ गई। तो इस बाढ़ से लोगों का बचाव करने के लिए जो अभियान चलाया गया था उस अभियान को नाम दिया गया था सारे जहां से। कवास में आई बाढ़ से संबंधित क्या है,
ऑपरेशन है। बाड़मेर में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? दांता गांव के अंदर, दांता बाड़मेर के अंदर। अगर बाड़मेर के अंदर बात करें शुद्ध कृषि का राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, अर्थात कह सकते हैं कि राजस्थान में शुद्ध कृषि वो कौन से जिले के अंदर होती है, तो वो है सर्वाधिक बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर जो कृषि होती है वो शुद्ध कृषि होती है। कैसी होती है? शुद्ध कृषि। एक हमारा सोटन तहसील है, वह पूरे भारत में गोंद क्षेत्र के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो अपन कह सकते हैं गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सोटन है। प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सोटन है। तो मित्रों, ये अपन ने बाड़मेर के बारे में अध्ययन किया। बाड़मेर की क्या भौगोलिक विशेषता है, यहाँ का जो क्या इनकी कला संस्कृति है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।